नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है और ये जो क्लास है एमआईक्यू की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास पर आधारित आपको पर डे मैगजीन हमारे टेलीग्राम चैनल को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे भी अगर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहां से क्लास पर आधारित डेली करंट अफेयर की आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें करंट अफेयर वो होंगे जो बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करें उससे पहले आपके लिए एक सूचना दे दूं कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। यह सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स होगा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। दिल्ली के विषय विशेषज्ञों द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा इसमें। और इसका बैच 24 मई शाम 4:30 बजे एक रणनीतिक परिचर्चा के साथ आगाज हो रहा है। इस 24 मई शाम 4:30 बजे जो रणनीतिक परिचर्चा होगी उसमें हमारा मुद्दा होगा कि करंट ये हिंदी मीडियम का क्यों रिजल्ट गिरता जा रहा है, हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो क्यों लगातार कमजोर होता जा रहा है, उस पे उसकी वृद्धि के लिए द काउंसिल आईएएस की क्या भावी योजनाएं हैं उस पे चर्चा किया जाएगा। और आप किस तरह से तैयारी करें कि आपको हिंदी माध्यम में सफलता मिल सके। तो आप लोग 24 मई शाम 4:30 बजे हमारे यहाँ आकर के उस निःशुल्क सेमिनार को अटेंड करिए। उसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन लेकर के अपने लक्ष्य को सार्थक कीजिए। तो 24 मई शाम 4:30 बजे ये आपको दिखाई दे कि निःशुल्क सेमिनार है, जिसमें आईएएस एवं पीसीएस दोनों ही परीक्षाओं की जो हिंदी माध्यम की परिणाम है उसके संबंधी जो चिंताजनक है उसके संबंधी वाद विवाद होगा, जिसमें काउंसिल आईएएस का आपके साथ क्या योजना होगी, जिसमें काउंसिल आईएएस आपका साथ देगी, जिससे आप अपने हिंदी माध्यम के रिजल्ट को सुधार सकें और आईएएस या आईपीएस जो भी जिस पद के लिए आप योग्य हों वो बन सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यह कह रहा है कि हाल ही में आयोजित ऑपरेशन, हाल ही में चर्चित, यहाँ एक शब्द आप समझ लेना कि हाल ही में चर्चित ऑपरेशन दूधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑपरेशन दूधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन एक है कि यह ऑपरेशन 3 मई 1991 को शुरू किया गया था। कथन 2 है इसे असम राइफल्स द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। 2 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, न तो एक और न ही 2। तो आपको बता दें कि हाल ही में ऑपरेशन दूधी के जो जीवित सैनिक हैं उनको असम राइफल्स द्वारा सम्मानित किया गया। तो ऑपरेशन दूधी जो चलाया गया था, इस ऑपरेशन में जो लोग शामिल सैनिक थे उनमें से जो लोग अभी जीवित सैनिक बचे हुए हैं उनको असम राइफल्स द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना। और अगर इसकी बात करें इस ऑपरेशन दूधी की, तो यह असम राइफल्स द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। और यह जम्मू कश्मीर में जब असम राइफल्स द्वारा शुरू किया गया था तो उसमें 72 आतंकवादियों को मार गिराया गया था इस ऑपरेशन दूधी के द्वारा। और यह ऑपरेशन जो शुरू किया गया था 3 मई 1991 को शुरू किया गया। कब? 3 मई 1991 को असम राइफल्स द्वारा जम्मू और कश्मीर में इसमें शुरू किया गया था और इसके माध्यम से 72 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और यह जो है किसी भी सुरक्षा बल द्वारा आप देखेंगे तो चलाया गया अब तक का सबसे सफल आतंक विरोधी अभियान माना जाता है। इसका दोनों आपको कथन सही दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर आपको सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। आप देखिए, तो ऑपरेशन दूधी के जीवित सैनिकों को असम राइफल्स द्वारा सम्मानित किया गया और यह असम राइफल्स द्वारा जम्मू और कश्मीर में किए गए एक एकल आतंकवादी विरोधी अभियान में 72 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और यह शुरू हुआ था 3 मई 1991 को और किसी भी सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया अब तक का यह सबसे सफल आतंक रोधी अभियान माना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि निकट अतीत में दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया। दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति की बात कर रहे किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है यू सुक योल,
ऑप्शन बी है हांग जून प्यों, ऑप्शन सी है ली माइंग बक और डी है मून जे इन। तो आपको बता दें कि 10 मई 2022 को, कब 10 मई 2022 को सियोल की नेशनल असेंबली में मुख्य विपक्षी पीपुल्स पावर पार्टी के 60 वर्षीय हैं यूं सुक योल ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तो जो नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं यू सुक योल किए गए हैं। अब ये जो है दक्षिण कोरिया के आप देखेंगे 13वें राष्ट्रपति बन रहे हैं। अब ये किसकी जगह ले रहे हैं तो मून जे इन, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, डी में दिया गया, मून जे इन का जगह ले रहे हैं। और मून जे इन जो है दक्षिण कोरिया के 12वें राष्ट्रपति थे और 13वें राष्ट्रपति बनाया गया है यू सुक योल को। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए मिलेगा, यू सुक योल। अब ये किसका स्थान ले रहे हैं तो मू जे इन का। और हांग जून को, ली माइंग बक, ये भी वहां के राष्ट्रपति पहले रह चुके हैं दक्षिण कोरिया के। देखिए ये आपको उनकी फोटो दिखाई दे रही है। तो 10 मई 2022 को सियोल की नेशनल असेंबली में मुख्य विपक्षी पीपुल्स पावर पार्टी के 60 वर्षीय यू सुक योल ने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और यह जो है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में मू जे इन की जगह ले रहे हैं जो 12वें राष्ट्रपति हैं। अब ये 13वें राष्ट्रपति के रूप में मतलब शपथ ले रहे हैं, ये ध्यान रखना आप। अब अगर बात करें तो राष्ट्रपति पद की ये शपथ लेते ही इन्होंने उत्तर कोरिया को परमाणु मुक्त कराने का आह्वान किया है कि उत्तर कोरिया को परमाणु मुक्त हो। और भारत और दक्षिण कोरिया के संदर्भ में बात करें तो भारत और दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी सीईपीए के उन्नयन संबंधी वार्ता पर चर्चा को नई गति प्रदान करने और दोनों देशों को उद्योग जगत के नेताओं के बीच व्यापार एवं निवेश पर व्यापक जो B2B है यानी बिजनेस टू बिजनेस है उसको वार्ता को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। और भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ सीईपीए पर भी हस्ताक्षर आपको दिखाया किया हुआ है। इस तरह से ये सवाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है सुशील चंद्रा, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है सुनील अरोड़ा और ऑप्शन डी है नवीन चावला। तो आपको बता दें कि 15 मई 2022 को, 15 मई 2022 को राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त थे अब वो मुख्य चुनाव आयुक्त की शपथ लेंगे। तो किस कार्यभार संभालेंगे तो 15 मई को इन्होंने शपथ कार्यभार संभाला है मुख्य चुनाव आयुक्त का। कौन? राजीव कुमार। राजीव कुमार 15 मई 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला है और इन्होंने जो है सुशील चंद्रा की जगह लिया हुआ है। किसकी जगह लिया हुआ? सुशील चंद्रा की जगह लिया हुआ है। अगर बात करें राजीव कुमार की तो ये राजीव कुमार जो है बिहार झारखंड कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। किस कैडर के हैं तो बिहार झारखंड कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। और फरवरी 2020 में इन्होंने आईएएस से सेवानिवृत्त हुए थे और 1 सितंबर 2020 से, कब 1 सितंबर 2020 से राजीव कुमार चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाले थे। अब जो है 15 मई से ये मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा बी यानी राजीव कुमार। और अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की तो 324 संविधान का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 324 को 2 कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो इसका सही उत्तर आपको मिल गया बी यानी राजीव कुमार। देखिए ये राजीव कुमार की फोटो है। 15 मई 2022 से राजीव कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त हुए और सुशील चंद्रा की ये जगह लिए हैं। और संविधान का अनुच्छेद 324 को 2 कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होगी। और राजीव कुमार बिहार झारखंड कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। और 1 सितंबर 1920 से राजीव कुमार चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। अब जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हो गए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जैविक कचरे से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मुंबई में शुरू किया गया है। ध्यान से देखेंगे कि जैविक कचरे से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मुंबई में शुरू किया गया है। ऑप्शन 2 है, 2 यानी कथन 2 है कि इस चार्जिंग स्टेशन को एरोकेयर क्लीन एनर्जी और बृहन मुंबई नगर निगम के वार्ड डी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया।
और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री हैं आदित्य ठाकरे। उनके द्वारा जैविक कचरों से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन केशव राव खड़े मार्ग मुंबई में किया गया। तो महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री द्वारा मुंबई में इसको किया गया है। और जैविक कचरे से चलने वाले इस चार्जिंग स्टेशन को आप देखेंगे तो एरो केयर क्लीन एनर्जी और बृहन मुंबई नगर निगम के वार्ड डी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। और कहा जा रहा है कि इस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र से 220 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा प्रदान करता है। इस तरह से आप देखेंगे इसका दोनों कथन सत्य है, इसलिए इसका सही उत्तर आपको मिलेगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखें आप, ये आपको चार्जिंग स्टेशन दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा जैविक कचरे से चलने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन केशवराव खड़े मार्ग मुंबई में किया गया। और जैविक कचरे से चलने वाली इस चार्जिंग स्टेशन को एरो केयर क्लीन एनर्जी और बृहन मुंबई नगर निगम के वार्ड डी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। अभी अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र से आप 220 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और इसे आप देखेंगे तो 2021 में बिजली उत्पन्न करने के लिए स्थापित किया गया था। और यह प्लांट रोजाना करीब 80 से 110 क्यूबिक मीटर गैस भी उत्पन्न कर सकता है। ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। ये कराएगा हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है उत्तर कोरिया। तो आपको बता दें कि द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ में एक प्रकाशित एक रिपोर्ट आई है। द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ में वो प्रकाशित प्रदूषण और स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 2019 में भारत में 16.7 लाख मौत वायु प्रदूषण से हुई है। तो भारत में जो वायु प्रदूषण से मौत हुई है 2019 में, उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है 16.7 लाख हुई है। और अगर ये देखेंगे तो उस वर्ष देश में जितनी भी मौतें हुई थी 2019 में, उस सभी मौतों का 17.8% दिखाई दे रहा है। यानी सबसे अधिक मौतें जो है दिखाई दे रहा है 2019 में भारत से हुई है, वो भी वायु प्रदूषण से। अब यह किसी भी देश की वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे बड़ी संख्या आपको देखने को मिलती है। और भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित देखेंगे तो अधिकांश मौतें PM 2.5 और प्रदूषण और बाकी घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होता है। अब अगर विश्व स्तर पर बात करें तो वायु प्रदूषण अकेले 66.7 लाख मौतों में योगदान देता है। इस तरह वायु प्रदूषण एक देश की सबसे बड़ी समस्या आपको दिखाई दे रही है, जिसमें 2019 की रिपोर्ट में आप देख रहे हैं तो भारत में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। इसका सही उत्तर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी भारत। देखें आप, द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित प्रदूषण और स्वास्थ्य पर हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में 16.7 लाख मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार, और जो उस वर्ष देश में हुई सभी मौतों की 17.8% आपको दिखाई दे रहा है। या किसी भी देश की वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है। और भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित जो अधिकांश मौतें हुई हैं PM 2.5 प्रदूषण और बाकी घरेलू वायु प्रदूषण के कारण आपको दिखाई देगा। विश्व स्तर पर जो वायु प्रदूषण अकेले है 66.7 लाख मौतों में योगदान वायु प्रदूषण विश्व स्तर पर दे रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा आज का 6 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि हसन शेख मोहम्मद को हाल ही में किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है घाना, ऑप्शन सी है सुमात्रा, ऑप्शन डी है सोमालिया। तो आपको बता दें कि हसन शेख मोहम्मद को हाल ही में सोमालिया का अगला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया है? तो सोमालिया को चुना गया। सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में इनको हसन शेख मोहम्मद को चुना गया। ये आप देखें, हसन शेख मोहम्मद की फोटो है। सोमालिया जो विधायक हैं उन्होंने जो है शेख मोहम्मद को अफ्रीकी देश सोमालिया का राष्ट्रपति चुना है। और हसन शेख मोहम्मद 2012 से 2017 के बीच भी राष्ट्रपति के रूप में ये सोमालिया के काम कर चुके थे, अब भी ये करेंगे।
तो 165 से अधिक वोट जो है मोहम्मद के पक्ष में इस बार आया हुआ था। जो मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद हैं, उनको हराने के लिए आवश्यक संख्या में आप देखेंगे तो अधिक दिखाई दे रहा है, इसमें हो गया है। तो ये क्लास आप देखें, इसमें आप देखेंगे कि ये इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कौन सा राज्य 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन? कौन सा राज्य पूछ रहा है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो आपको बता दें ओडिशा जो है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के चैंपियन के रूप में उभरा है। किसने उभरा है? ओडिशा ने उभरा है। अब ओडिशा ने मध्य प्रदेश के ये भोपाल में जो आयोजित प्रतियोगिता हुई है, इसके फाइनल में कर्नाटक पर 2.0 से जीत हासिल किया है। तो कर्नाटक पर इसने जीत हासिल इसमें किया हुआ है। ओडिशा ने तो कर्नाटक को हराया है और इसने पहले नंबर पर गया है। तो कर्नाटक दूसरे पर गया है और पहले पर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये उड़ीसा है। वहीं झारखंड हरियाणा को हराकर प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पाया। तो इसका सही उत्तर आपको, क्योंकि चैंपियनशिप की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर आपको सी मिल जाएगा। देखें आप, तो ओडिशा 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के चैंपियन के रूप में उभरा। अब ओडिशा ने मध्य प्रदेश के भोपाल में ये आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में कर्नाटक पर 2-0 से जीत हासिल किया। तो पहले नंबर पर आपको ओडिशा दिखेगा, दूसरे पर कर्नाटक इसमें दिखेगा, और झारखंड हरियाणा को हराकर के प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। तो झारखंड तीसरे पर आपको दिखाई देगा। तो आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन को लेकर के, जो आपकी क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।